गुड इवनिंग। सिक्सटीन टू 20, एनी डाउट? अप टू 20। सिक्सटीन ईजी है। 25, 17 भी इजी है, 18 भी इजी है। ठीक है, आसान थे दोनों। अप टू 20 डन। 21 to 5। ये कैसे बेकार बेकार क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार? 21 थोड़ी बता दूंगा मैं डाउट। 22 and 4। सर्किल थ्रू 0 1, ऑर्थोगोनल टू सर्किल। अरे मेरी क्लास कहाँ लगा दी? ऑर्थोगोनल टू सर्किल, दिस एंड दिस। तो कुछ लोगों को याद होगा है ना कि ऑर्थोगोनल टू टू सर्किल जो है वो रेडिकल एक्सिस पर सेंटर लाई करता है। बताओ भाई गोल्डन, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल विच इज ऑर्थोगोनल टू टू गिवन सर्कल्स। गोल्डन बताएगा आंसर। टेल द गोल्डन आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। जवाब दो भाई गोल्डन। तो मेरे ख्याल से रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना? तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया? x माइनस 1 मतलब 1, 2x माइनस 1। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई? अरे कोई बताओ यार, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मैं नहीं लिखना चाहता हूं, तुम बताओगे। तो कुछ लोग समझ रहे मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि तुम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ले आओगे। x इक्वल टू -7 आती है। गुड। तो x इक्वल टू -7 आ गया। तो मानते हो जो सेंटर है वो कुछ -7 कॉमा लैम्डा मान सकते हो। ठीक कि सर सर्किल का सेंटर -7 कॉमा लैम्डा। अब तुम इस बात को भी जानते हो ना कि ये 1 सर्किल है, 0 0 रेडियस 1। ठीक। अब मानते हो सर्किल ऑर्थोगोनल। अभी अभी तुमने मुझे इसके सेंटर के बारे में बताया, ठीक है, कि सर ये सेंटर -7 कॉमा लैम्डा है। तो अब तुम रेडियस में इंटरेस्टेड हो, तो ये ऑर्थोगोनल का मतलब ये सिचुएशन ऑर्थोगोनल है ना? तो मुझे लगता है जो रेडियस है वो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया ऑफ दिस पॉइंट। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना? ये सर्किल कितना रेडियस था? 1 रेडियस। और ये सर्किल 0 1 से पासिंग भी है, 0,1। तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे रेडियस दो तरीके से बता सकते हो कि सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप एक काम करो, दोनों को इक्वेट कर दो। 49 प्लस लैम्डा -1 का स्क्वायर, सही है ना? ये रेडियस का स्क्वायर, और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो -7 कॉमा लैम्डा, -7 कॉमा लैम्डा से स्क्वायर कितना आएगा? 49 प्लस लैम्डा स्क्वायर -1। मान तो यहां से लैम्डा ऑब्टेन हो जाएगा। इजी। कुछ समझ में मैंने क्या किया? मैंने ये दोनों लेंथ को इक्वेट कर दिया। अप टू 25 डन।
सोचो सोचो ये सब क्या हो गया। अप टू 30 28 27th प्रॉब्लम तुम अभी छोड़ सकते हो, है ना। 27th प्रॉब्लम में अगर हम पैराबोला को यूज करेंगे तो सॉल्यूशन एफिशिएंट आएगा। तो अभी तुम प्रॉब्लम 27 को छोड़ दो, पैराबोला पढ़ा नहीं है ना तुमने। ट्वेंटी फोर लोकस ऑफ इमेज, इमेज क्या होता है? आई थिंक इसे तुमने पहचान लिया होगा कि ये फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू फिक्स पॉइंट है 24th, है ना। नहीं 25 बताने की जरूरत नहीं पड़। अच्छा पैराबोला के प्रॉब्लम को छोड़ने पड़ेंगे, 25 भी छोड़ दो। लीव क्वेश्चन नंबर 25, लीव क्वेश्चन नंबर 27। ओके अभी हाइपरबोला पैराबोला अभी जानते ही नहीं हम, है ना। तो वो फिक्स पॉइंट क्या आता है 1,2। ओके 1,2। तो 1,2 से लाइंस ड्रॉ हो रहा है ना, कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट लाइंस थ्रू 1,2। नाउ 2,3 का इमेज लेना है किससे? इन द लाइन। तो फैमिली ऑफ लाइन से तुमको इमेज लेनी है। मान लो दिस इज द पॉइंट 2,3। नाउ डोंट यू थिंक कि इमेज का क्या मतलब होता है? इमेज का मतलब होता है कि आप जिस भी लाइन से इमेज लोगे वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। सही बात। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तुम मीनिंग समझते होगे कि सर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर आप कोई भी पॉइंट लो इज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट, है ना। तो ये मेरा एच के है क्योंकि मुझे लोकस निकालना है। तो तुम एग्री करोगे इस बात को कि सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, सही है। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर वेयरएवर यू टेक आप इस पॉइंट की इमेज अबाउट दिस लाइन निकाल दो इमेज, तो फिर से वही बात कि जो इमेज आएगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऑलवेज आई फाइंड कि जो एच के है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 इज कांस्टेंट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो मानते हो लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर 1,2 एंड रेडियस ये जो भी लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है 2,3 और 1,2 का जो भी डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। हाँ 29, क्वेश्चन नंबर 29। मना कर दिया ना, पैराबोला के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा मैं। हाइपरबोला पैराबोला जहां भी लिख रहा है उसको अभी छोड़ना पड़ेगा। 28 एंड 29। अब पहले मैंने 28 बोल दिया ना, तो पहले 28 ही बताया था। PS इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, सॉरी नॉट PS, RS। ओरिजिन सेंटर रेडियस 1, S इज द पॉइंट। हो सकता तुमने किया ही ना हो इस क्वेश्चन को। P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ये दोबारा नहीं आएंगे, तो इसलिए तुम अगर रट के जाओगे इन क्वेश्चंस को तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ओके
P is a variable point, RS is the diameter, और RS के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। अच्छा S है ना, ये रहा RS -1, इसे तो तुम थीटा मान लेते ना, सम थीटा पॉइंट cos थीटा कॉमा sin थीटा। Tangent to circle at S and P meet at Q, at S at P। ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, at S at P meet at Q। नॉर्मल टू सर्किल एट P, नॉर्मल तो सेंटर से पास करती है, normal to circle at P intersect line through Q parallel to RS। ये थीटा है, तो मुझे लगता है कि Q कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री से कर देता हूं, एंगल बाइसेक्ट हो गया थीटा बाई 2, x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज बाय ज्योमेट्री दिस इज 1, तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल दिस इज tan थीटा बाई 2। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर तो अपने राइट ट्राइंगल से ही बता दिया, tan थीटा बाई 2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि ये सर इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, tan थीटा बाई 2। x कोऑर्डिनेट तुम बता दोगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स, तो x कोऑर्डिनेट इज tan थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा। बस अब मुझे लगता है अब मुझे प्रॉब्लम छोड़ देना चाहिए। लोकस ऑफ E, इस पॉइंट का लोकस H के, एलिमिनेट थीटा, है ना, इतनी अकल तुम में है कि तुम एलिमिनेट कर लोगे। ठीक, मुझे लगता है कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 28 5 seconds क्विकली। सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सेंटर एट O, ओरिजिन। √3 रेडियस, इंटरसेक्ट्स द पैराबोला। इसमें सॉल्विंग तो कर ही सकते हो एट P, तो P पॉइंट निकाल लो और क्या। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, मतलब 2y प्लस वाई स्क्वायर। तुम लोग क्वेश्चंस करते नहीं हो क्या? y प्लस 3 y माइनस 1, तो आई थिंक y इज -3, तो एक्स स्क्वायर 2y, ये तो तुम बना ही सकते हो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक में सीखा है, इस तरह की पैराबोला बनेगी एक्स स्क्वायर 2y, तो इसका इंटरसेक्शन तो पॉजिटिव होगा, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 पुट करके √2 कॉमा 1 इज पॉइंट P, और एक -√2 भी आ रहा है, बट यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी दिस, ये P हो गया। टेंजेंट टू C1 एट P, कोई भी लिख सकता है कि सर इस लाइन की इक्वेशन आ गई, है ना, तुमको टेंजेंट लिखनी तो आती है, तो यू कैन राइट द टेंजेंट। Let the tangent to circle C1 at P touches other two circles C2, C3
एट R2 एट R3 दो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, एक काम, with centers Q2 Q3 having equal radii and centers Q2 Q3 Q2 Q3 lie on y axis। एक काम करते हैं, थोड़ा डायग्राम अच्छा करते हैं, इस सर्कल को हम रिमूव कर देते हैं, है ना, कि सर इस सर्कल को आप छोड़ो, इसका काम खत्म हो गया। बस तुम वो √2, 1 याद रखना, ये y एक्सेस है। ठीक, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, दोनों इक्वल सर्कल, सेंटर ऑन y एक्सेस, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि दोनों को टेंजेंट है। और इस लाइन की तुम इक्वेशन निकाल चुके हो, वो √2, 1 पर जो टेंजेंट आई थी ना, ये वो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसने टच किया था एट R2 एट R3 और इक्वल रेडियाई, सेंटर्स Q2 सेंटर Q3। एट R2 एट R3 R2 R3 ना, दोनों ही सर्किल का रेडियाई इक्वल है 2√3। तो तुमको लगता नहीं कि सर कुछ 0, लैम्डा सेंटर और रेडियस 2√3, मुझे लगता है इस लाइन की इक्वेशन है। नहीं, मैं डायरेक्ट खत्म कर रहा हूं। यूज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, इससे ऑटोमेटिकली लैम्डा निकल आएगा एंड यू विल गेट 2 वैल्यूज, जिससे एक वैल्यू ये हो जाएगी और एक वैल्यू ये हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारी मैंने काफी मदद कर दी, इतनी मदद बहुत है ना कि सर अब मत बताइए इसके आगे। ये लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, मैं परपेंडिकुलर सेंटर से डालूंगा, इक्वल टू 2√3 करूंगा। ऐसा करने से मुझे लैम्डा के दो आंसर मिलने चाहिए, एक लैम्डा Q2 देगा, एक लैम्डा Q3 देगा। गॉट इट? और मुझे लगता है Q2 Q3 निकल आया, तो उसके बाद प्रॉब्लम में कुछ दम है नहीं। अब तुमसे कुछ भी पूछे कि R2 R3 निकालो, तो तुमको तो पता है कि कैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तुमको सब पता है। ठीक है, तो तुम R2 R3 को फाइंड मत करने चले जाना, क्या ना, हम कंस्ट्रक्शन से कर लेंगे। गॉट इट? डिस्कशन ओवर। लास्ट क्लास में कुछ पीएनसी स्टार्ट किया था, राइट? नहीं, 19 बताने लायक नहीं है। ठीक, फाइंड आउट। नहीं भाई, मीनिंगफुल नहीं, बस वर्ड बनाओ।
पहला पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट करो। आई थिंक फर्स्ट पार्ट सभी ने कर दिया ना, कि सर 5 लेटर वर्ड यूजिंग दीज, तो मुझे लगता है पहला पार्ट तो सभी का हो जाना चाहिए कि आई हैव टू फिल 5 प्लेसेस, 5 प्लेसेस फिल करनी है। तो मानते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू फिल फर्स्ट प्लेस, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू हैव टू फिल फर्स्ट प्लेस? देयर आर 5 वेज। ठीक, अब जो भी लेटर फिल हो गया, मानते हो दैट लेटर कैन नॉट बी इन सेकंड प्लेस, तो नाउ आई एम गोइंग टू फिल सेकंड प्लेस। तो फॉर सेकंड प्लेस आई गॉट 4 चॉइसेस, फॉर थर्ड प्लेस 3 choices, 2 choices, 1 choice, and I think you understand and, है ना, fill first place and fill second place and third place and fourth and fifth. So your answer is 5 factorial, जिसको तुम कैलकुलेट कर लेना, this will be 120. Second part करो करो, सॉल्व करो। $89, लेट्स चेक करते हैं। ओके, तो डिक्शनरी एज अरेंज्ड इन डिक्शनरी का तुम मतलब तो समझ ही रहो कि किस तरह से डिक्शनरी में वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट यू विल फॉर्म ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ, सॉरी, बिगिनिंग विथ जी। सही कहा क्या मैंने? सबसे पहले जी से बिगिनिंग वर्ड बनेंगे ना। अरे वो ABCD EFG जाकर करके देखो ना। तो हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विथ जी? चलो इस बात का आंसर दो, कितने वर्ड्स बिगिनिंग विथ जी बनेंगे? आंसर टू दिस प्रॉब्लम बताओ। 24। आई थिंक 4 फैक्टोरियल विच इज 24 सही है कि सर दिस प्लेस fundamental principle, second place can be filled in 4 ways, third place can be filled in 3 ways, 2 ways, 1 way, so that is 4 factorial। हर कोई समझ रहा है कि टफ के बिफोर ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विद जी फॉर्म हो जाएंगे, है ना। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स which begin with H. Now once words beginning with G are over, तो अब डिक्शनरी में H से बिगिनिंग वर्ड आएंगे, है ना।
तो H से बिगिनिंग हाउ मेनी वर्ड्स? तो अगेन आंसर इज सेम 24, 4 factorial which is 24. Agree? अब मेरे ओपिनियन में वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ, सही कह रहा हूं ना मैं? तो मुझे लगता है वर्ड्स बिगिनिंग विद ओ भी सारे फॉर्म हो जाएंगे बिफोर टफ, तो दैट ऑल्सो इज 4 फैक्टोरियल. तो टोटल 72 वर्ड्स आर ओवर, 72 वर्ड्स बन चुके हैं बिफोर टफ. नाउ कमिंग टू, मानते हो अब बिगिनिंग विद टी, अब टी से बिगिन होगा वर्ड. तो क्या अब तुम सोच पा रहे हो कि ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी नहीं बनेंगे? टफ उनमें किसी बीच की पोजीशन पर आ जाएगा. सही है. तो चलो एकदम एकदम सिस्टमैटिकली चलते हैं कि सर जैसे डिक्शनरी में करते हैं वैसी बात करते हैं. टीजी, मानते हो टीजी से स्टार्टेड सारे वर्ड बनेंगे? ठीक है ना? वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज टी, सेकंड लेटर इज जी, के सारे वर्ड बन जाएंगे. हाउ मेनी? बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 फैक्टोरियल. 3 वेज, 2 वेज, 1 वे, 3 फैक्टोरियल. ऑल वर्ड्स कंटेनिंग टीजी. अब मुझे लगता है टीएच भी कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा कि सर टीएच से बिगिनिंग सारे बन जाएंगे. This also is 3 factorial. Now, अब मेरे ख्याल से टीओ, सही कह रहा हूं मैं? अब टीओ, मानते हो टीओ को लेकर के सारे वर्ड मत बनाना. हाँ बाजू में, ठीक है. तो टीओ, तो अब तुम फिर सोच पा रहे हो ना कि सर टीओ में फिर आगे मूव करते हैं. टीओ जी, तो सोच पा रहे हो ना? टीओ जी को कंटेनिंग ऑल वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे बिफोर टफ. लिख दूं 2 फैक्टोरियल टीओ जी. अब तुम सोच पा रहे हो कि सर नेक्स्ट टीओएच, टीओएच को लेकर के भी सारे वर्ड बन जाएंगे 2 फैक्टोरियल. ठीक. नाउ कम्स टीओ, अब कौन आएगा? यू, टीओ यू. मानते हो सर अब टफ बन जाएगा? अब जो वर्ड फॉर्म होने वाला है वो टफ ही होगा. तो ये कौन सी प्लेस पर आया है ना? विच प्लेस? तो गिनो, 24 इंटू 3 72, 78, 84, 86, 88, मानते हो 89th प्लेस. योर आंसर इज 89. इजी. तो रैंक ऑफ टफ इज गोइंग टू बी 89. तो जितने लोगों ने 89 आंसर किया था वो लोग सही थे, बाकी लोग गलत थे. ठीक. तो अपनी गलती को समझ लें. क्वेश्चन को शायद तुमने ठीक से नहीं पढ़ा होगा ना. वाई डिस्टिंक्ट लेटर, तुम क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाते हो. तो अगर आईआईटी में मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो फिर सवाल करना तो दूर की बात हो जाएगी ना. क्या जो लैंग्वेज होती है ना उसको केयरफुली पढ़ना होता है ना. ठीक से पढ़ो, तुमको सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं. ठीक है ना. ध्यान से पढ़ो. यूजिंग ऑल लेटर्स, 5 लेटर, तो जितने लेटर है ना सारे यूज करने थे. टीओयू रह नहीं गया, ये है टीओयू. तो इसके सारे थोड़ी बनाने.
पहला नंबर ही टफ बन जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड विद TOU वो टफ ही बन रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, योर आंसर इज 89। गिन लिया मैंने 89, तभी तो 89 आया। यहां तक तो 88 सम हुआ था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, find the number of, find the number of words. पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, वो भी फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ यार, इतनी तो समझ रखो। आंसर भी चेक करा दूंगा, है ना। आई थिंक दिशिका ने पहला पार्ट सही बताया था ना, दीर्षा ऑल्सो। ओके, अब चेक कर लेते हैं आंसर। अब बात को थोड़ा ध्यान से रखना, सुनना। जो कंस्ट्रेंट होता है ना, मैं उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने में बिलीव करता हूं। तो कंस्ट्रेंट इज कि आपको जो 7 लेटर वर्ड बनाना है, 3, 6, 7। तो पार्ट 1 सेज, ठीक है, ठीक आर्यन एंड राहुल, कि वॉवल मस्ट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन समझ रहे हो, 1, 3, 5, 7। एंड वॉवल्स कौन से, वॉवल्स आर A, I, E। ठीक, अब धीरे धीरे करके थोड़ा कीवर्ड्स को समझना सीखना है ना। आई हैव टू फिल AIE इन 1, 3, 5, 7। मैं इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करने जा रहा हूं। अब सोचो लिमिटेड कौन है, किसके रिस्पेक्ट में सोचूं, और प्लेस के रिस्पेक्ट में सोचूं या वॉवल के रिस्पेक्ट में सोचूं। तो जो लिमिटेड है उसकी डायरेक्शन में सोचो। एंड लिमिटेड इज व्हाट, लिमिटेड वॉवल है। ठीक,
क्योंकि अगर तुम कहते हो कि सर चलो फर्स्ट प्लेस को फिल करते हैं, तो आई एम नॉट श्योर फर्स्ट प्लेस में वॉवल आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वॉवल तो 3 ही है ना। तो हो सकता है ये जो 4 ऑड प्लेस हैं उसमें फर्स्ट जो प्लेस है 1, उसमें कोई वॉवल आए ही ना, और हो सकता है आए। तो इस वजह से मैं क्या कह रहा हूं कि हमेशा जब फंडामेंटल प्रिंसिपल आप सोचते हो तो लिमिटेड ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में सोचा करो। तो मेरे हिसाब से वॉवल्स आर लिमिटेड, तो मैं प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलो ए को फिल करते हैं, लेट्स फिल ए। बताओ ए को फिल करने के हाउ मेनी चॉइस, आई वॉन्ट टू फिल ए, आंसर करो मेरी प्रॉब्लम का, हाउ मेनी चॉइस टू फिल ए, नंबर ऑफ वेज टू फिल ए, नहीं बताओगे? 4। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सर आप ए को पहले क्यों फिल कर रहे हो, वाई नॉट आई? अरे क्या फर्क पड़ता है, तुमने किसको पहले फिल किया था, क्या फर्क पड़ता है? वर्ड में वो मैटर थोड़ी करेगा कि पहले मैंने ए फिल किया था, मैं तो बस यही देखूंगा ना कि वर्ड में ए कहां पर है, इन विच प्लेस ए इज देयर, राइट? तो आई फिल्ड ए एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल आई 3 ways and I am going to fill E 2 ways। बिल्कुल सही, मानते हो मेरा कंस्टेंट ओवर हो गया, योर कंस्टेंट इज सेटिस्फाइड। आपने कहा था वॉवेल ऑड प्लेस में आना चाहिए और उसे मैंने सेटिस्फाई कर लिया। अब मैं रिमेनिंग की बात करूं तो रिमेनिंग का मतलब है यू आर लेफ्ट विथ 4 प्लेसेस, यू आर लेफ्ट विथ 4 लेटर्स। सोचो अब तुम 4 लेटर्स के साथ बचे हो और 4 प्लेसेस, तो क्या अब मैं ब्लाइंडली फिल कर दूं कि सर 4 रिमेनिंग लेटर्स विच आर कॉन्सोनेंट्स एंड 4 रिमेनिंग प्लेसेस जिसमें एक ऑड प्लेस होगी और बाकी की इवन प्लेस, तो क्या मैं डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिख दूं, चलेगा? कि सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो लिखोगे आप? अरे बुद्धि लगाओ यार, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। तो दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट विच इज 576। नाउ आंसर टू सेकेंड पार्ट। अब तो सभी लोग बता दोगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का आंसर। पृथ्वी का सेकंड पार्ट ठीक है, अब सब लोग सिर्फ सेकंड पार्ट लिखो, नक्षत्र, दीर्षा, हर्ष, यश, रजत, मृदुल, युग, नीलेश, सरफराज, प्रियम, भावेश, सारंग, जतिन, चंदन, अभिनव, रक्षित, कनिष्क, समर्थ, आई थिंक सभी का सही है ना, गोविंद, संजय, अक्षत, कनिष्क, प्रियांशु। ओके, अब देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इवन प्लेस, तो अब तो तुम कह सकते हो कि सर वॉवल्स एंड प्लेसेस दोनों ही लिमिटेड है, आपकी प्लेस भी फिल हो जाएंगी बाय वॉवल्स, है ना। और तो अब तो तुम किसी के डायरेक्शन में भी सोचो, अब आप चाहे वॉवल से सोचो चाहे प्लेस से सोचो कि सेकेंड प्लेस हाउ मेनी चॉइस, 3 चॉइस, फोर्थ प्लेस हाउ मेनी चॉइस, 2 चॉइस, सिक्स्थ प्लेस हाउ मेनी चॉइस, 1 चॉइस। और या फिर वॉवल से कि लेट्स फिल ए, तो ए हैज 3 चॉइस, 2 4 6, आई हैज 2 चॉइस, जो भी 2 प्लेस बचे, है ना, और ई हैज 1 चॉइस।
आई थिंक आई सेटिस्फाइड माई कंडीशन, जो मेरा कंस्ट्रेंट था उसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया। आई फिल्ड वॉवेल्स इन इवन प्लेसेस। अब तो तुम फिर वही बोल दोगे कि सर 4 रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है, प्रगति एंड जैनब एंड प्रणय, ओके, अदिति ऑल्सो, ठीक है, राजकुमार भी सही है। तो रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 144, ओके। 5 seconds क्विकली, ओके, 5 seconds ओवर। नेक्स्ट, क्या 7 लेटर वर्ड नहीं कहा? तो पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? तो यार तुम लोग क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते हो। ये क्या लिखा हुआ था? हाँ, वहां क्या लिखा हुआ था? चलो अगला करो। ठीक है आयुष, यही है ना आंसर? हाँ यही आए थे, ठीक। सारंग, रजत, अभिलेख, तनिष्क, दीर्षा, वंश, क्या बात है, वेरी गुड। अरे नाम तो पढ़ने दो। कुणाल का आंसर सही था, हाँ सही है। तनिष्क, तनिषा, अरे स्लो, आदित्य, नक्षत्र, यश। यश आंसर लिखो यार, बाकी ठीक था तुम्हारा आंसर। कैलकुलेट करके वैल्यू लिखो। प्रियां, नहीं, प्रियांशु, हाँ। उमर, यश करेक्ट। मनन, पार्थ, अप्रतिम, ठीक है, समर्थ, रूपम। ओके, आई थिंक सफिशिएंट टाइम गिवन। तुमको लगता नहीं कि सर फिर से आप उसी आइडिया से कीजिए ना कि पहले यशराज एंड अभिनव, बस, ठीक है, शिवांश। अब मैं नहीं कॉल कर रहा हूं, ठीक है, भौमिक। ओके, तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट सेटिस्फाई माई कंस्ट्रेंट। और मेरा कंस्ट्रेंट क्या है? तुमको जो 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 प्लेसेस फिल करनी है, क्या मैं जी को ऑक्यूपाई करूं? ठीक है दिशेगा, ठीक है। तो लेट्स मेक जी ऑक्यूपाई प्लेस। तो जी के पास हाउ मेनी चॉइस? 4 चॉइस। मानते मैंने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। मेरा जो वर्ड है दैट कंटेन जी, ठीक। अब मानते हो यू आर लेफ्ट विथ 3 प्लेसेस दैट आई डोंट नो विच 3। मुझे नहीं पता वो कौन से 3 प्लेस हैं। हो सकता है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो। जस्ट मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस हैं, अब बताओ किसके डायरेक्शन में सोचोगे? प्लेस के डायरेक्शन से सोचोगे या रिमेनिंग लेटर के डायरेक्शन से?
बताओ देव, ठीक, तुम्हारा आंसर ठीक है। किसके डायरेक्शन से सोचूंगा? टू फिल रिमेनिंग प्लेसेस। लेटर से सोचूंगा या प्लेस से? प्लेस से। कारण सबको पता है, क्योंकि सर प्लेसेस आर लिमिटेड। आई एम श्योर कि वो जो आपकी 3 प्लेस बची है ना, वो सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। बट आई एम नॉट श्योर कि जो आपका रिमेनिंग लेटर है, आप जिस भी लेटर को कॉल करोगे, आई एम नॉट श्योर कि वो लेटर आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से मेरी बात को कई लोग समझ चुके हैं कि सर कोई डी के बारे में थोड़ी बोल पाऊंगा कि चलो डी भरते हैं। अरे क्या पता वर्ड में डी हो ही ना। ठीक, तो आई एम नाउ गोइंग विद द प्लेस, रिमेनिंग प्लेस। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस, उन 3 प्लेसेस में फर्स्ट प्लेस among those 3 प्लेसेस। तो फर्स्ट प्लेस हैज गॉट 7 चॉइस। तुम देख सकते हो कि टोटल 8 लेटर है ना, 4 4 8, जिसमें जी यूज हो चुका है। तो नेक्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 7 6 5। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस विच इज 840। ठीक, तो तुम लोग अपने समझने के लिए थोड़ा अपनी कॉपी में लिख लिया करो, है ना? जैसे तुम प्रॉब्लम एक पीएनसी को क्या है ना, जब कभी रिवाइज करोगे ना, तब तुमको तकलीफ होगी कि सर ये नंबर्स में समझ ही नहीं पा रहा कि ये कैसे लिखे थे। ठीक है, तो वन टाइम बता रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में खुद को समझाने के लिए लिखने चाहिए। तुम क्या लिख रहे थे? तुम लिख रहे थे 4 वेज। तो तुमने कॉल किया था ना कि ये 4 वेज क्या है, तो मेरे ख्याल से तुमने कॉल किया था दिस इज नंबर ऑफ वेज टू फिल जी। तो इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लिया करो, टू फिल जी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टू फिल रिमेनिंग 3 प्लेसेस। नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 3 प्लेसेस। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए। ठीक, तो आगे जब भी पीएनसी के प्रॉब्लम्स करो अपनी कॉपी में, तो इस तरह से मीनिंग लिख लिया करो। ठीक है, वरना आगे जाकर के समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे हुआ था। ठीक, क्योंकि बेस्ट रिवीजन हमारा सबसे पहले खुद के किए हुए क्वेश्चन से ही होता है, राइट? सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा बेकार सॉल्यूशन बताता हूं, बाकी ये बेस्ट था क्योंकि तुम लोग लाइन ऑफ थिंकिंग सीख रहे हो कि सर हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग यही है कि लेट्स मेक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई, है ना? पहले हम अपने कंस्ट्रेंट को ही सेटिस्फाई क्यों ना कर दें। ठीक, सेम बात को तुम ऑल्टरनेटली कह सकते हो कि सर मैंने बगैर बॉदर किए 4 लेटर वर्ड बना दिए विदाउट बॉदरिंग अबाउट जी, कि जी है या जी नहीं है, मैं इस बात को बॉदर ही नहीं कर रहा हूं। तो लेट्स ओनली फॉर्म 4 लेटर वर्ड। तो अब तो तुम फटाफट कर दोगे कि सर प्लेसेस आर लिमिटेड। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, सेकेंड प्लेस 7, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। अब इस पे तुम समझ पा रहे हो कि इसमें क्या मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक ये है कि those words which do not contain G should not be counted, तो उनको हटाओ। तो I am subtracting those words which do not contain G। तो ये तो बहुत इजी है कि सर आप एक काम करो, ये जो 4 लेटर वर्ड है ना, लीविंग जी आप बना दो। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 लेटर्स, क्योंकि जी को तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो मानते हो इट इज गोइंग टू बी 7 6 5 4। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए। तो यू विल गेट द सेम आंसर, नो डाउट। ओके, दीज आर वर्ड्स नॉट कंटेनिंग जी। and these are all 4 letter words। जितने भी 4 लेटर वर्ड बना सकते हो, all, and these are the words which do not contain। 5 seconds quickly।
डन। अरे बहुत इजी चैप्टर है, डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है ना, रोज ही लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आइडिया देखते हैं। पहले चलो एग्जाम्पल से बात करता हूं, उसके बाद फिर तुमको कुछ जनरलाइज कर दूंगा थॉट को, ठीक है। Let us express 100 factorial into प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तुमको पता होगा ना कि प्राइम फैक्टर में लिखना छोटी क्लास में सिखाया जाता है। एंड सो ऑन, मैंने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, ठीक। मेरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा तुमको और टर्म्स बता देता हूं मैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें सीख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अभी डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less or equal to जस्ट इस सिंबल का मतलब समझ लो एक बार कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉल करते हैं और डेफिनेशन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का आंसर करना। टेल मी द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 13.897। टेल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सेंस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू, तो योर आंसर इज सबसे बड़ा इंटीजर जो इस नंबर से या तो छोटा हो या इक्वल हो। आंसर इज 30। इजी, एकदम कॉमन सेंस वाली बात। चलो बताना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 127, व्हाट इज दिस इक्वल टू? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 127, बताओ। बिल्कुल ठीक, तो मोस्टली सभी लोग सही बता रहे हैं। मोस्टली क्या मतलब सभी का सही है ना, कि सर आंसर इज 127 ओनली। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर लेस और इक्वल टू, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी 127, सही। नाउ टेल द आंसर। -34.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर। टेल द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, तो आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। सभी लोग सही बोल रहे हो। आंसर इज -35।
इजी, नंबर से लेस या नंबर से इक्वल। तो नंबर के इक्वल तो इंटीजर होगा नहीं, तो नंबर से लेस, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, तो दैट इज -35। इजी, बिगेस्ट इंटीजर एमंग नंबर्स विच आर लेस, आंसर -35। इजी, डेफिनेशन समझ पाए, है ना। तो अभी लेट मी फर्स्ट टेल यू द फॉर्मूला, फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो भी मैं तुमको आंसर लिखने जा रहा हूं वो क्यों, वो आंसर कैसे हुआ। ठीक, तो एक बार मुझे एक्सप्रेशन लिखने दो पहले, है ना, देन आई विल एक्सप्लेन यू। 100 फैक्टोरियल, योर आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। एक बार लिख लो, नेक्स्ट आई एक्सप्लेन, है ना। हाँ, ये जो भी आंसर देगा दैट इज करेक्ट, ठीक है ना रजत। ओके, अब थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करना। मैंने ये क्या काउंट किया, है ना, अभी अभी बात को समझते हैं। मानते हो 100 फैक्टोरियल क्या होता है? 100 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 4 अप टू 100, है ना। दिस इज 100 फैक्टोरियल। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक नंबर जितना 2 का पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो काउंट करना है। तुम यही चाहते हो ना कि सर दिस कंट्रीब्यूट 1 पावर, दिस कंट्रीब्यूट 2 पावर, 6 कंट्रीब्यूट 1 पावर, 8 कंट्रीब्यूट 3 पावर, सबकी पावर ऐड करनी है, यही चाहते हो ना तुम। तो मैंने क्या किया, जो भी नंबर जितना पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उस नंबर को उतने बार काउंट करा दिया। कि हम पावर काउंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पावर गिनने की बजाय हम क्यों नहीं नंबर विच कंट्रीब्यूट वॉट एवर पावर, उसको हम दैट मेनी टाइम्स काउंट कर लें। वाई नॉट वी काउंट 12 2 टाइम्स। मानते हो सर जो 12 है, 12 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट कंट्रीब्यूट पावर 2। तो क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम बना सकते हैं जिससे कि आप 12 को 2 बार गिनो? सोचो, कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं तुमको ऐसा मैकेनिज्म बना के देता हूं कि ये जो मैंने लिखा है, ये तुमको हर वो नंबर जो जितनी पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उसको हम उतने बार गिन रहे हैं। ठीक, अब समझते हैं ये क्वांटिटी। लेट अस नो अबाउट दिस क्वांटिटी। एक सेकंड, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। 100/2 GIF, ये क्या है? 1 2 3 4 100। This represent number of multiples of 2 between 1 to 100।
ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो तुम काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, अप टू 2 इंटू 50, मान तो दे आर 15 नंबर। ठीक, अब तुम सोच रहे होगे कि सर 100/2 क्यों नहीं? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर ये 101 फैक्टोरियल होता, इमेजिन करो, सही है? तो मैं तुमको लिखवाता 101/2 GIF। ठीक है, तो 101/2 GIF। ठीक, तो बात समझो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, लास्ट नंबर मानते हो 2 इंटू 50 विच इज 100। आई थिंक 101/2, 101 इज वॉट? 101 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50 प्लस 1। तुमने डिवीजन एल्गोरिथम सीखा होगा ना छोटी क्लास में, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखा जाता है। तो तुम सोच सकते हो ना कि सर अपॉन 2, 100/2, ये जो क्वांटिटी है 50 प्लस 0.5, जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 50 ही तो आएगा। बुद्धि लगाओ, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि मैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स गिनने में इंटरेस्टेड था, राइट? अरे मैंने काउंटिंग करके दिखा दिया। तो हो सकता है कि तुम अपॉन 2 लिखते तो हो सकता है सर वो इंटीजर ही नहीं आता, और हम तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स गिन रहे हैं ना, तो नंबर को ये थोड़ी बोलेगा सर 0.5 है ना, 50.5 इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ऐसा थोड़ी होता है। नंबर ऑफ मल्टीपल या तो 50 होंगे या 51 होंगे, लाइक दैट। तो काउंटिंग है, टोटल काउंटिंग है। तुमको फंडामेंटली सोचना है कि सर 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 101 तक। अरे तो 4th क्लास के बच्चे को बुला के पूछ लेना, बता देगा कि बताओ, इस बात को टेस्ट कर लेना, ठीक है? कि आज 4th क्लास के बच्चे को बुलाऊंगा और उससे कहूंगा कि 1 से लेकर 101 तक 2 से डिविजिबल नंबर बताए, तो वो भी बता देगा कि भैया इसमें 50 मल्टीपल्स ऑफ 2 है, ठीक है? तो वो 50 का लॉजिक मैंने बता दिया कि यू कैन पुट लाइक दिस, है ना, मल्टीपल्स। अब मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि इस क्वांटिटी का मतलब क्या है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? बुद्धि लगाओ, है ना? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट? जल्दी बताओ, सोच के बताओ इसका मतलब। ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ 4। गुड, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। इजी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग बात फील कर गए कि सर मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड सो ऑन। ठीक, तो मैंने क्या लिखा? मैंने जो भी आंसर लिखा, जैसा मैंने तुमसे कहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक ही नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स गिनूंगा। कितने नंबर ऑफ टाइम्स? वो जितनी पावर कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑटोमेटिकली तुमको 2 की पावर मिल जाएगी। ठीक, तो इस बात को चलो वेरीफाई करते हैं कि सर आपका ये 1 से लेकर 100 आपने लिखा है ना, इसमें बीच में एक नंबर फॉर्म हुआ है कॉल्ड से फॉर एग्जांपल 96। चलो हम बात करते हैं 96 की, अब देखते हैं कि सही पढ़ाया गया है तुमको या गलत पढ़ा दिया गया है ना। कि सर आप इस 96 को जरा मुझे बताइए कि 96 जो है कितनी पावर कंट्रीब्यूट करेगा, बताओ। सोचो सोचो, हाउ मेनी पावर 96 कंट्रीब्यूट, बताओ। आई थिंक 5। अरे 32 इंटू 3 ही तो हुआ ना ये। सोच पा रहे हो ना? 5 पावर देखा ना, 5।
दिस इज 32 इंटू 3, ठीक है। तो तुमको लगता है ना कि 96 को मुझे 5 बार गिनना चाहिए, सही कहा मैंने कि नहीं? 96 मस्ट बी काउंटेड 5 टाइम्स, ठीक। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। 96 बताओ, इन दिस क्वांटिटी 96 इज काउंटेड और नॉट? व्हेन यू काउंटेड मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मानते हो 96 काउंट हुआ है यहां पर एक बार? जल्दी से हाँ बोलो कि सर इन दिस 96 इज काउंटेड वंस। अरे अभी तो तुमने मुझे गिन के बताए थे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 49, 2 इंटू 50, सही। तो 96 इज काउंटेड वंस। अब मुझे बताओ 96 विल बी काउंटेड हियर और नॉट? यहां पर 96 काउंट हुआ है एक बार? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है भाई 96, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो 96 यहां पर दोबारा काउंट हुआ। मानते हो 96 यहां फिर काउंट हुआ कि सर 96 तो 8 से भी डिविजिबल है? कुछ सोच पा रहे हो, है ना? तो 8 के मल्टीपल में भी 96 आया। मानते हो 16 के मल्टीपल में भी 96 विल बी देयर, इसमें भी 96 काउंट हुआ। मानते हो 32 के मल्टीपल में भी 96 विल बी काउंटेड, यहां भी काउंट हुआ, है ना? मानते हो इन दिस 96 विल नॉट बी काउंटेड, यहां काउंट नहीं हुआ क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 64 हैं एंड आई गेस 64 का मल्टीपल 96 नहीं है। सोच पा रहे हो? तो क्या तुमको बात समझ आई कि सर मैंने 96 को 5 बार गिना, सही है ना? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही पढ़ाते हो, ठीक है। तो एवरी नंबर विच कंट्रीब्यूट वॉट एवर पावर ऑफ 2, आई एम काउंटिंग इट दैट मेनी टाइम्स। तुमको जो नंबर चाहो तुम चेक कर सकते हो कि सर ये जो आपने रिजल्ट लिखा है इससे हर एक नंबर जो भी पावर 2 की दे रहा है वो उतने बार काउंट कर लिया मैंने। तो ये जो आपने आंसर लिखा है ये एक्सपोनेंट ऑफ 2 दे देगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। नहीं भाविक, मैं तुमको बिल्कुल स्टॉप नहीं करूंगा कि y टिल 2 की पावर 6, तुम आगे बढ़ो, है ना भाविक? आगे बढ़ो। और मैं तो कहता हूं इसको इन्फिनिटी तक लेके जाओ, तुम कंटिन्यू करते रहो इसको, ठीक है। और जरा इन सब का आंसर निकालना जरा। 100/2 की पावर 7 का जीआईएफ का आंसर बताना भाविक। इसका आंसर बताओ, चलो व्हाट इज द आंसर? भाविक बताएगा इसका आंसर। अरे भाविक साइलेंट क्यों हो? तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं, बाकी लोगों के आंसर मुझे नहीं चाहिए। बाकी लोगों ने तो सबने आंसर लिख दिया है। भाविक लग रहा है भावुक हो गया क्या? नहीं बताओगे यार? पूरी क्लास ने बता दिया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ओनली। मेरे ख्याल से बाकी लोग समझ गए ना, ठीक है। अरे तुमसे मीनिंग थोड़ी पूछ रहा हूं। जीआईएफ 100/2 की पावर 7 इज मल्टीपल्स ऑफ 128। चलो तो अच्छा उस लॉजिक से भी बता दो, ठीक है। चलो यार आज लोगों को मैथमेटिकल मतलब मिलेगा कि सर जीआईएफ का आज हमको एक नया आइडिया मिल रहा है। लोग कैलकुलेशन से करते थे, हम आज लोगों को यूजिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। देखो भाविक ने सिखाया है सबको, ठीक है। तो भाविक कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1 से लेकर 100 में, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 128 है, ठीक, अकॉर्डिंग टू भाविक। तो भाविक इज एब्सोल्युटली राइट। अब भाविक इसका आंसर तो बता दो यार,
नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 128 बिटवीन 1 to 100 की वैल्यू तो बता दो। तो देखो तुम लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट बात सिखा दी गई उसने, है ना, कि आज से तुम लोग कैलकुलेशन करने की बजाय ये नंबर का तुम लोग लॉजिक से जाओगे। ठीक है, कि कोई मल्टीपल ऑफ 128 है ही नहीं, बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक 128 का मल्टीपल देर इज नन। गॉट इट? तो योर आंसर इज 0। तो मुझे लगता है कि अभी सभी लोग समझ गए कि आगे के जीआईएफ मैंने क्यों नहीं लिखे थे, कारण सबको क्लियर है। ठीक, आइडिया क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंट। तो देख लो यार आंसर कितना आता है, इसकी वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेट करके बता दो मुझे। 50, 25, 12। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है ना सबको? आगे की वैल्यू बता दो। ये गलत लिखा है ना, 6, सॉरी। दिस इज द आंसर। कितना? 97। ओके, 97। इजी। ठीक, अब मुझको एक बात बताओ। नाउ आई एम गोइंग टू जनरलाइज दिस कंसेप्ट केयरफुली, सी केयरफुली। एनी n factorial expressed into prime factors p1, p2, p3, है ना, बहुत छोटी क्लास में पढ़ाते हैं ना प्राइम फैक्टर्स में लिखना, एंड सो ऑन। अगर तुमसे कोई भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट पूछता है, कोई कहता है फाइंड A4, A4 बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक, ये P जो है दे आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो आपने कंसेप्ट अभी भी सिखाया है, ये कंसेप्ट किसी भी प्राइम नंबर पे लग जाएगा, नॉट ओनली 2, है ना, 3 में भी कंसेप्ट वर्क करेगा, 5 में भी करेगा, 7 में भी वर्क करेगा। तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? तो A4 इज गोइंग टू बी, सोचो सोचो, A4 का आंसर क्या लिखवा दूं? n अपॉन GIF। और अब तुमको लॉजिक भी क्लियर है कि ये आंसर क्यों हुआ। P1 नहीं, सॉरी, P4। P4 प्राइम नंबर की तुमसे एक्सपोनेंट पूछी गई थी। इसको जाने दो इंफिनिटी तक, कि सर इसको जाने दो, क्या होगा, एक समय के बाद ये 0 आ जाएगा, और फिर उसके आप बियॉन्ड आगे मूव करोगे तो भी 0 आता रहेगा। तो एज सुन एज यू गेट 0, वहां तुम्हारा आंसर एंड हो जाएगा। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया। प्राइम नंबर की पावर, जो भी नंबर P4 की जितनी पावर दे रहा है, सही है, तो वॉट एवर नंबर गिविंग वॉट एवर पावर ऑफ P4, सही है, इज काउंटेड दैट मेनी टाइम्स। थिंक, इजी, वेरी इजी, है ना। चलो बताओ।
फाइंड आउट करो। चलो इस सवाल के दो पार्ट करते हैं, ठीक है। वन पार्ट हाँ पावर है वो 90 नहीं, 9 का पावर टी। टी ऑब्वियसली इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इतनी जल्दी नहीं यार। हाँ तो सभी लोगों ने रिलेट कर लिया ना कि सर एक्सपोनेंट ऑफ 3 में इंटरेस्ट लो, है ना। फॉर पार्ट 1 लेट्स बॉदर फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 के लिए तुम फट से फिर वही लॉजिक लगा दो। मेरे ख्याल से यहां जाके स्टॉप हो जाऊंगा ना मैं, कि सर इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं ना कि इसके आगे 0 आने लग जाएगा, है ना। कर लो, कैलकुलेट कर लो। बताओ यार, वैल्यू बता दो। सही सही तो बता रहा हूं ना। तो व्हाट इज द वैल्यू? 48। ठीक, तो 3 की एक्सपोनेंट सबको मिल गई। तो आई थिंक दिस इज 3 की पावर 148, नॉट इंटरेस्टेड इन 2 की पावर, 5 की पावर, डॉट डॉट डॉट। तो मेरे ख्याल से 9 की मैक्सिमम पावर इज 74। दिस इज द आंसर टू पार्ट 1। टी मैक्स, इससे कम लोगे तो नो डाउट कि डिविजिबिलिटी बाई 9 की पावर टी तब भी हो जाएगा कि सर मैंने तो 73 लिया, तब भी वो डिवाइड कर देगा, लेकिन फिर वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हुआ ना यार, हाईएस्ट वैल्यू। अच्छा एक बात ऐसी सोच के बताना, देखो आंसर 148 आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मान लो कि सर 3 की पावर 149 आता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि सर ये आता, तब तुम आंसर क्या करते बताओ। अगर अगर 3 की पावर 149 आती तो तुम क्या आंसर करते? जल्दी बताओ यार। तब भी 74 ही करते, सही है ना, कि सर 9 की पावर 74 इंटू 3, है ना, इससे बिगर पावर नहीं हो सकता। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, है ना। इसके 75 पावर से डिविजिबिलिटी नहीं होगी। अरे एकदम छोटी क्लास वाली बात, मैंने कहा ना ये छोटा भाई का प्रॉब्लम है तुम्हारे, ठीक है, या पड़ोसी कि पड़ोस में कोई छोटा बच्चा, ये तुम्हारा सवाल है ही नहीं, बच्चों का सवाल था ये, नहीं। सेकंड पार्ट, अच्छा कोई मुझको एक चीज सोच के बताएगा, मुझे इस बात को जानने में इंटरेस्ट है, जरा सोच के बताना है, तुम में से कोई बताना कि यार इसमें 9 पर डायरेक्ट जीआईएफ का लॉजिक क्यों नहीं लगा दिया?
कोई मुझे इस बात का आंसर देगा कि सर ये सवाल ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों गलत है, ये वाई दिस मेथड इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्यों? नहीं, नॉट प्राइम सही बात है, लेकिन वो जो फॉर्मूला मैंने सिखाया, वेट, वो जो मैंने तुमको फॉर्मूला सिखाया वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए क्यों सिखाया, अदर देन प्राइम के लिए क्यों नहीं सिखाया? कोशिश करो, थोड़ा सोचो इस बारे में कि सर आपने जो कंसेप्ट लिखवाया है, अरे अपना दिमाग भी तो हमको लगाते रहना चाहिए ना, कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर की पावर के लिए फॉर्मूला क्रिएट किया, किसी और नंबर की पावर के लिए वो फॉर्मूला क्यों नहीं बन सकता? ठीक है ना? तो अगर तुम सोचोगे ना तो तुमको जवाब भी मिलेगा। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर चाहिए तुमको, तो तुम जो लॉजिक लगा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ मल्टीपल्स गिनते हो कि मुझको 9 की पावर चाहिए, तो तुम इस मेथड में क्या कर रहे हो, जीआईएफ मेथड में क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ उन नंबर्स में इंटरेस्ट ले रहे हो जो 9 के मल्टीपल हैं, 9 का मल्टीपल, 9 स्क्वायर का मल्टीपल, 9 क्यूब का मल्टीपल। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? तो ये जो भी हम फॉर्मूला बना के बैठे हैं उसमें वी टेक इंटरेस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 9 स्क्वायर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो नंबर 6 है, 6 1 से लेकर 300 तक में 6 भी प्रेजेंट होगा। क्या तुमको लगता नहीं कि सब 9 की पावर बनने में इसका भी कंट्रीब्यूशन है? सोचो, जो 9 की पावर फॉर्म हो रही है, विल दिस नंबर नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग? कर रहा है ना कंट्रीब्यूट? हाँ बोलो जो मैं पूछ रहा हूं, टाइम आउट होने वाला, जल्दी बताओ मुझे। विल दिस नंबर कंट्रीब्यूट इन टी और नॉट? करेगा, लेकिन मानते हो कि सर ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 9 स्क्वायर का है, ना ही ये 9 क्यूब का है। तो मेरे ख्याल से तुमको अब लॉजिक समझ में आया कि वो जो हम फॉर्मूला लिख कर बैठे हैं उस फॉर्मूले को सिर्फ प्राइम नंबर के लिए क्यों रखा गया है। समझ गए ना कि सर उस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली फॉर प्राइम नंबर ही रहने दो, वो किसी और नेचुरल नंबर की पावर निकालने के काम नहीं आता। मेरे ख्याल से लॉजिक मस्ट बी क्लियर टू ऑल। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया, गॉट इट, है ना? ठीक, हाँ समझ गए। अरे देखो, तुमको दो नंबर जो 9 के मल्टीपल नहीं है ना, उनसे भी 9 बनता हुआ दिखाता हूं, है ना? ये देखो, ये 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर, नाइदर दिस नॉर दिस आर मल्टीपल्स ऑफ 9, लेकिन देखो इससे 9 क्रिएट हुआ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर इन दोनों की मदद से एक 9 क्रिएट हो गया, 9 इंटू 8, सही कहा ना मैंने? तो ये तो यार 9 की पावर बन गई, जबकि ये नंबर मेरे फॉर्मूले में तो काउंटिंग में ही नहीं थे। ठीक, ओके। अब मुझे लगता है कि दूसरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, रक्षित है ना? तो सेकेंड पार्ट के लिए मानते हो 1 2 एंड 1 3 विल क्लब टू फॉर्म 6 की पावर में कंट्रीब्यूशन एक 2 और एक 3 क्लब होके 6 बनाएगा। ठीक है? क्या तुम सोच सकते हो कि सर 3 की पावर 2 की पावर से बहुत कम है? सोचो, अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा तो सोच पा रहे हो ना कि सर 2 की पावर 3 की पावर ये लिखे हुए, तो 3 की पावर इज गोइंग टू बी मच लेस देन 2 की पावर। इतनी तो तुम बुद्धि लगा सकते हो कि सर हर दूसरा नंबर 2 की पावर देता है, हर तीसरा नंबर 3 की पावर देता है, तो 3 की पावर कम होगी ना। तो मानते हो जितनी भी 3 की पावर होगी वो 2 की पावर से क्लब होके 6 बना देगा। सही? तो मेरे ख्याल से आंसर एक्सपोनेंट ऑफ 3।
वेरी इजी राइट. सेकेंड पार्ट 148. इजी. फाइव सेकेंड्स. ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ना. साइफर्स या जीरोस. वेरी क्विक. आज और सर्कल्स का होमवर्क कर लेते हैं. तो रिमेनिंग एक्सरसाइज 3 एंड करते हैं ना सर्कल्स के होमवर्क को. तो नेक्स्ट क्लास से मैं पीएनसी का होमवर्क दे पाऊंगा, है ना. एक्सरसाइज कौन सी है ये? 3 रिमेनिंग सर्कल्स. फट से आंसर करो. सही है. थैंक यू अभिलेख. मेरे ख्याल से लॉजिक सबने पकड़ लिया. लॉजिक लॉजिक कोई बताएगा कि क्या काउंट करें इसमें? गुड, सही है. ठीक है वंश, मेरे ख्याल से सभी लोग पकड़ चुके हैं बात को. जतिन है ना, सभी लोग जो जितने लोग आंसर लिख रहे हैं, आई एम श्योर कि सभी लोगों ने लॉजिक पकड़ लिया है. भाविक है ना कि सर एक्सपोनेंट ऑफ 5. प्रीति है ना, नक्षत्र, मृदुल, सभी लोग बता रहे हैं. काजल है ना, यश, शिवान, ठीक है, भव्य, शिव, अब मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, रूपम एंड ऑल, है ना. तो आई गेस 1 2 एंड 1 5 विल गिव 1 0, है ना. एंड सभी लोग श्योर हैं कि 2 की पावर के कंपैरिजन में 5 की पावर कहीं कम है, लेस. ठीक, तो जितना भी 5 का पावर होगा वो 2 से क्लब होकर के 0 दे देगा. तो आंसर इज एक्सपोनेंट ऑफ 5. तो बस फटाफट कर दो कि सर बाई फॉर्मूला यहां तक जाएगा ना, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, राइट. बस निकाल दो कितना आता है आंसर. 240. यार कई लोग 9 लिख रहे हैं, कई 8 लिख रहे हैं, चेक कर लेते हैं. नाइन आ रहा है, 249. सही कहा ना मैंने? दिस इज द आंसर. देख लो यार, सामने तुम्हारे कैलकुलेशन है. जीआईएफ तुम लोग निकाल लेते हो मेरे हिसाब से, है. ठीक है, तो होमवर्क बता दिया मैंने. ठीक है, चलो होमवर्क करके आना. लेट्स मीट टुमारो. ओके, बाय. जय हिंद.